By the time sir is admitting few more participant, just one announcement that कल से आप सभी स्टूडेंट्स के टैली जीएसटी, कॉमर्स स्टूडेंट्स, आप लोग का टैली जीएसटी का जो चैप्टर है उसका 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है कल से. I have already given two timings. One is of 11 and another is of 7. So accordingly, students will have to attend the lectures. So don't forget, उसका आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा आज रात तक. So that accordingly you can log in and sit for the 7 days training on GST and Tally. All can hear me now? Sir, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. We can hear you. Yes, sir. Okay, fine. Yeah. So when we go to Google, हम लोग जब भी गूगल में जाते हैं, और मैंने आपको ये लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कि होटल बुकिंग इन मुंबई जैसे मैं लिखता हूँ, तो कुछ हम लोग को रिजल्ट्स आते हैं जिसमें आगे एडी लिखा हुआ आता है. तो ये जो रिजल्ट होते हैं वो पेड रिजल्ट होते हैं, जिसके लिए हम लोग को गूगल को पैसा देना पड़ता है. और उसके नीचे दूसरे ऐसे रिजल्ट्स आते हैं जो ऑर्गेनिकली आते हैं, मतलब जिसके आगे एडी लिखा हुआ नहीं होता है. ठीक है, सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली ऑर्गेनिक सर्च बोलते हैं. ऑर्गेनिक सर्च जो रहता है वो किससे ऊपर आता है, बेसिकली एसईओ से ऊपर आता है. ठीक है, सो दो टाइप के सर्चेस हम लोग ने देखे थे, एक पेड सर्च और एक ऑर्गेनिक सर्च. ये ऑर्गेनिक सर्च है जो आपके वेबसाइट पे सर्च पेज पे आपको दिखते हैं. ठीक है, गूगल एड जो रहता है वो अगर आप अभी पैसा देते हो तो कल आपका एड जो है वो फर्स्ट पेज पे आ जाता है, जहाँ पे एसईओ के अंदर आपका 5 to 6 months आता है. ठीक है, फिर मैंने आपको उसका प्रोसेस समझाया था कि किस तरह से होता है. तो एक क्रॉलर होता है गूगल का. ठीक है, वो क्रॉल करता है वेबसाइट के ऊपर, और वो क्रॉल करके जितना भी इंफॉर्मेशन है वो लेके जाता है और गूगल के सर्वर के अंदर इंडेक्स करता है उसको. और बाद में जब भी यूजर आके सर्च करता है तो वो इंडेक्स में से जो भी वेबसाइट उसके पास रहती है उसको वो बाहर रिजल्ट पेज पे दिखाता है. ओके, उसके बाद हम लोग ने और एक पॉइंट सीखा था कि सबसे पहले अगर आपके पास कोई वेबसाइट का एसईओ का काम आता है तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना पड़ता है, उसके अंदर उसका ऑडिट रिपोर्ट बनाना पड़ता है कि वो वेबसाइट में क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है. और हम लोग को किस पे काम करना है, माइनस पॉइंट पे. मतलब जो माइनस पॉइंट है जिसके वजह से वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है फर्स्ट पेज पे, वो हम लोग को बेसिकली सॉल्व करना है. और उसके बाद आगे हम लोग को जो भी प्रोसेस दूसरे एसईओ के है वो हम लोग को करना है. ठीक है, एसईओ के अंदर मैंने आपको दो दो टेक्निक बताई थी. दो टेक्निक से हम लोग एसईओ कर सकते हैं. एक होता है ऑन पेज एसईओ और दूसरा क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ. ऑन पेज और ऑफ पेज में फर्क क्या होता है, तो ऑन पेज एसईओ जो रहता है वो वेबसाइट के कोडिंग के ऊपर करना पड़ता है, और ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है, बेसिकली बैकलिंक्स क्रिएट करना आता है. ना आप बोलोगे बैकलिंक्स क्या होता है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम उसका भी एग्जांपल दिया था कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो, मतलब सपोज फेसबुक पे जाते हो, उधर एक पोस्ट डालते हो, यूट्यूब पे जाके एक वीडियो डालते हो, इंस्टाग्राम पे जाके कुछ पोस्ट डालते हो, तो दैट इज बेसिकली अ बैकलिंक. सो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली बैकलिंक्स किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं वो बोलते हैं. लेकिन यस, वो नॉर्मली जो आप करते हो वो आप पर्सनल पेज से ऊपर करते होगे, फेसबुक इंस्टाग्राम पे. हम लोग को पर्सनल पेज से बैकलिंक्स नहीं क्रिएट करना है, हम लोग को बिजनेस पेज से बैकलिंक्स क्रिएट करना रहता है उसके अंदर. ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको दो टाइप के टेक्निक्स बताए थे उसके अंदर, एक व्हाइट हैट एसईओ और एक ब्लैक हैट एसईओ. ठीक है, व्हाइट हैट एसईओ मतलब एथिकल प्रैक्टिस जो होता है उसको व्हाइट हैट एसईओ बोलते हैं. ब्लैक हैट एसईओ जो रहता है वो अनएथिकल प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, मतलब चोरी करके आप अपने वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे लेके आते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक हैट एसईओ बोलते हैं बेसिकली. तो ये दो अलग अलग टाइप के प्रोसेस थे. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग गए थे व्हाट इज कीवर्ड. ठीक है, तो हम लोग जो गूगल में इधर सर्च करते हैं, ओके, क्वायरी लिखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं. ओके, कीवर्ड जो रहता है वो इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज पूरा जो आपका वेबसाइट का जो रैंकिंग होता है वो कीवर्ड के ऊपर डिपेंड रहता है. ओके, तो कीवर्ड आपको अच्छे से लिखना जरूरी है. अभी कीवर्ड जो रहते हैं ना, वो मैंने आपको लास्ट टाइम नहीं बताया था. कीवर्ड जो रहते हैं वो दो टाइप के कीवर्ड रहते हैं इसके अंदर. एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड. ओके, और दूसरा रहता है शॉर्ट. ओके, अगर आप इधर गूगल में जाके लिखोगे टाइप्स ऑफ कीवर्ड करके, ओके, तो भी आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा.
ठीक है। सो ये जो टाइप है लॉन्ग टेल और शॉर्ट, सॉरी, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। सो अगर आप इधर आके लिखोगे तो दो मेजर टाइप है, लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड बेसिकली, ओके। और दूसरा गूगल एड जो रहता है, पीपीसी एड, जो हम लोग को पे करके रैंक करना पड़ता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ कीवर्ड रहते हैं। ये अलग अलग कीवर्ड के कुछ लिस्ट इधर दिए हुए, ब्रॉड मैच है, फ्रेज मैच है, एग्जैक्ट मैच है। अभी ये आपको सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल में आपको मैं फर्क समझा देता हूँ। लॉन्ग टेल कीवर्ड मतलब ये होटल बुकिंग in Mumbai. This is called a long tail keyword. Okay, और short tail keyword मतलब ये होटल बुकिंग, ठीक है। जो कीवर्ड के अंदर मैक्सिमम दो वर्डिंग्स रहते हैं उसको बोलते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड बोलते हैं, और जो कीवर्ड के अंदर मोर देन टू वर्डिंग्स रहते हैं उसको हम लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज बोलते हैं बेसिकली। तो जब भी आप कोई भी वेबसाइट का एसईओ करते हो तो ऑलवेज आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। अभी इसका रीजन मैं बताता हूँ, ठीक है। बेस्ट ऑनलाइन होटल बुकिंग वेबसाइट, ये मैंने एक कीवर्ड लिखा, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे ना तो एक ये लॉन्ग टेल कीवर्ड मैंने लिखा, अभी ये एक कीवर्ड के अंदर मल्टीपल कीवर्ड बन गए ऑटोमेटिकली। अगर कोई ऐसा लिखेगा बेस्ट ऑनलाइन होटल बुकिंग वेबसाइट, तो भी मेरा वेबसाइट उसको सर्च में आएगा ऑर्गेनिक रिजल्ट में। अगर कोई ऐसा लिखेगा ऑनलाइन होटल बुकिंग, तो भी मेरा वेबसाइट आएगा। किसी ने ऐसा लिखा बेस्ट ऑनलाइन होटल बुकिंग, सिर्फ इतना लिखा, तो भी मेरा पेज आएगा। किसी ने ऐसा लिखा होटल बुकिंग वेबसाइट सिर्फ, तो भी मेरा पेज आएगा। और किसी ने ऐसा लिखा अगर बेस्ट होटल बुकिंग वेबसाइट, तो भी मेरा पेज आएगा। मतलब एक ही कीवर्ड के अंदर दूसरे 6-7 कीवर्ड ऑटोमेटिकली बन गए। व्हाई? बिकॉज मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड लिखा इसके लिए। ओके, सो ऑलवेज यूज लॉन्ग टेल कीवर्ड, जिससे आपका जो वेबसाइट है वो फर्स्ट पेज पे जल्दी से जल्दी रैंक हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं होगा। ओके, सो आपको बेसिकली जो आपके कीवर्ड है वो कौन से कीवर्ड यूज करने हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था। अभी आपके सिलेबस के हिसाब से हम लोग अगर मैच करते हैं, ओके। और एक चीज हम लोग ने देखा था, वेबसाइट का स्पीड कैसे चेक करना है, तो उसके लिए मैंने आपको जीटी मैट्रिक्स करके एक वेबसाइट है, आपको उधर जाके मैंने बोला था कि आप उधर जाके देख सकते हो कि वेबसाइट कैसे, कितना उसका स्पीड है, मतलब कितने स्पीड में वो ओपन होता है। दूसरा, आपका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, वो भी आप उसमें जाके चेक कर सकते हो, बिकॉज वो भी इम्पोर्टेंट है देखना कि आपका वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं। ओके, नाउ व्हाट इज मोबाइल फ्रेंडली? ओके, बेसिकली है ना, पहले वेबसाइट जो बनती थी ना, वो पहले, मतलब मैं आज से 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो तभी क्या होता था कि अगर आपका वेबसाइट मोबाइल पे अगर लोगों को ओपन करवाना है, तो मोबाइल के लिए अलग वेबसाइट बनाते थे और डेस्कटॉप के लिए अलग वेबसाइट बनाते थे। बिकॉज डेस्कटॉप पे जो वेबसाइट हम लोग बनाते थे, जो कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे ऊपर होता है, वो वेबसाइट मोबाइल पे ओपन नहीं हो सकता था, और जो मोबाइल पे हम लोग बनाते थे वो डेस्कटॉप या इस पे नहीं ओपन हो सकता था, ठीक है। ये 5 साल पहले की बात है। फिर टेक्नोलॉजी नया नया आते जाता है, ठीक है। सो फिर नया कंसेप्ट क्या आया, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का कंसेप्ट आया। नाउ व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट? तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ये होता है कि जिसके अंदर बेसिकली आपको एक ही वेबसाइट बनाना है, आपको मोबाइल के लिए अलग, डेस्कटॉप के लिए अलग, टैबलेट के लिए अलग, ऐसा अलग अलग वेबसाइट नहीं बनाना है, एक ही वेबसाइट बनाना है। तो उसको जब भी आप मोबाइल पे ओपन करोगे तो वो मोबाइल मोबाइल डिवाइस पे ओपन हो जाएगा, और जब भी आप लैपटॉप पे ओपन करोगे तो वो लैपटॉप पे ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली ये आपके टेक्स्ट बुक में मोबाइल फ्रेंडली करके पॉइंट दिया है, ठीक है। लेकिन अभी आजकल 10% ऐसा सिर्फ केस होता है कि हम लोग को वो चेक करना पड़ता है कि मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं। क्यों? बिकॉज अभी जिसका लास्ट 3-4 साल से वेबसाइट बना होगा ना, वो बाय डिफॉल्ट मोबाइल फ्रेंडली ही होगा। ओके, हाँ, अगर किसी का 8-9 साल पुराना वेबसाइट है और उसको अगर एसईओ करना है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा उसका वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं। बिकॉज कभी कभी क्या होता है,
कुछ पेजेस जो ऐसे रहते हैं जो मोबाइल पे हम लोग ओपन करने जाते हैं ना वेबसाइट पे, तो उसमें कंटेंट जो है ना वो कट जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, बिकॉज मोबाइल अपना एकदम छोटा रहता है इसके लिए। लेकिन आजकल की वेबसाइट अभी आपको वो चेक करना है मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, तो वो विदाउट टूल का यूज करके भी आप चेक कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ। मैं एक इधर वेबसाइट का नाम लिखता हूँ, टी टेक्नोलॉजीज करके। ये एक मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, ठीक है। अभी मुझे देखना है कि ये वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, ठीक है। दिस इज बेसिकली वेबसाइट, अगेन डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ही है ये भी, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, अभी ये मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं मुझे देखना है, तो किस तरह से मैं चेक कर सकता हूँ? तो क्या करने का मालूम है आपको? इसको है ना, ये 3 इधर आपको ऑप्शन आते हैं, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज। तो आप इसको रिस्टोर करो सबसे पहले। तो रिस्टोर करने के बाद है ना, इसका स्क्रीन छोटा करो आप, ऐसा इस तरह से कुछ पढ़ते जाओ, छोटा जितना आपको करना है, ठीक है। इतना छोटा हो गया, ठीक है। अभी आप अगर देखोगे इधर, इधर से मैं थोड़ा खींच के बड़ा भी कर सकता हूँ। तो देखो, इसको मैंने अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल करके छोटा बड़ा किया, लेकिन कुछ भी कंटेंट इसमें से कट हुआ? कुछ नहीं कट हुआ। देखो, आप अगर देखोगे नीचे आके, तो एवरीथिंग इज देयर, मतलब ना तो टेक्स्ट माइनस हुआ है, ना तो इमेज कट हुआ है। जो आपको उधर दिखता था वो आपको इधर भी दिख रहा है। मेन्यूज भी देखो, उसने प्रॉपर इस तरह से हम लोग को एडजस्ट करके दे दिए हैं। ओके, अभी मैं वापिस इसको बड़ा करता हूँ इस तरह से कुछ खींच के, ठीक है। सो देखो, ओके, और फाइनली सपोज मैं मैक्सिमाइज ही कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको छोटा बड़ा बड़ा करता हूँ, वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट भी हो जाता है, और कुछ भी मेरे कंटेंट जो है वो डिलीट नहीं हो रहे हैं, वो प्रॉपरली मोबाइल में दिखते हैं मुझे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट, सिंपल। ओके, बिकॉज इसको हम लोग कोई भी प्लेटफॉर्म पे ओपन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली साइज के हिसाब से एडजस्ट होके आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। सो ये होता है मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट है कि नहीं वो चेक करना, ठीक है। अभी दूसरी बात, ओके। सो कुछ आपके टेक्स्ट बुक वाइज हम लोग अगर जाते हैं तो उसमें 2.4 पेज नंबर 28 पे ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट करके एक पॉइंट है। तो अगर आपके वेबसाइट को आपको ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज मतलब अगर आपको फर्स्ट पेज पे लेके आना है, तो कुछ ऐसे कोडिंग है वेबसाइट के अंदर जो आपको कंपलसरी लिखने चाहिए अगर आपके वेबसाइट के अंदर नहीं है तो, ठीक है। अभी आप लोग ने सब लोग ने HTML सीखा है, राइट? बिकॉज वो आपके आईटी के ऑलरेडी सिलेबस में है। तो अभी उसमें ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तो क्या क्या चीज होना चाहिए, ओके, वो मैं आपको बता देता हूँ, सो आपको इजी हो जाता है। तो वी विल डू सम HTML प्रोग्राम, ओके। सो एक छोटा सा 4-5 लाइन का कोडिंग है सिर्फ, जो हम लोग को देखना है, बिकॉज वो आपके वेबसाइट पे कंपलसरी होना चाहिए व्हेन यू डू SEO ऑफ योर वेबसाइट। ओके, सो आई विल शेयर स्क्रीन ऑफ नोटपैड। ठीक है। सो सबसे पहले जनरली आप वेबसाइट बनाते हो, मतलब HTML में प्रोग्राम बनाते हो, तो आप क्या लिखते हो? सबसे पहले HTML लिखते हो, हेड लिखते हो, टाइटल लिखते हो, बॉडी लिखते हो, फिर आपको जो मतलब प्रोग्राम लिखना है वो लिखते हो, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपकी वेबसाइट को रैंक करना है फर्स्ट फर्स्ट पेज पे, तो एक जो टैग है वो कंपलसरी आपके पेज पे होना चाहिए, उसका नाम है डॉक टाइप। नाउ दिस इज बेसिकली अ वन SEO टैग जो हर एक वेबसाइट पे होना चाहिए। मतलब आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर आपने कुछ लिखा है, ठीक है, तो वो एक डॉक्यूमेंट जैसा है वेबसाइट। तो इसके लिए आपको वो डॉक टाइप करके जो कीवर्ड सॉरी जो टैग है, वो टैग आपको लिखना कंपलसरी है। तो आपको सिर्फ इतना लिख लेना है बिफोर योर HTML स्टार्ट, मतलब जब भी आप ये HTML टैग लिखने का स्टार्ट करते हो उससे पहले ये डॉक टाइप करके जो टैग है वो लिखना है। उसके बाद आपको जो नॉर्मल लिखते हो HTML हेड लिखते हो तो हेड लिखो। फिर उसके बाद जब भी आप टाइटल लिखते हो, ओके,
तो टाइटल के अंदर बेसिकली क्या होता है मालूम है? नाउ व्हाट इज टाइटल, मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ, ठीक है? तो आप ये हम लोग ने ये अभी वेबसाइट ओपन किया था, ठीक है? ये वेबसाइट मैंने जब ओपन किया तो ऊपर देखो क्या लिखा है, वेबसाइट डिजाइनिंग इन मुंबई, मोबाइल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा करके लिखा है। फिर आपको मैं और एक वेबसाइट दिखाता हूँ। सपोज हम लोग अमेजोन का वेबसाइट ले लेते हैं, amazon.in। अभी आप जैसे अमेजोन पे जाते हो तो अभी देखो ऊपर टाइटल में क्या लिखा होगा अमेजोन के अंदर भी, ठीक है? इधर देखो, ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया, शॉप ऑनलाइन फॉर मोबाइल, बुक्स, वॉचेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? दिस इज ऑल वी कॉल्ड अ टाइटल। ओके, सो टाइटल बेसिकली जो होता है वो क्या होता है कि आप अपने टाइटल टैग में, एचटीएमएल के अंदर टाइटल टैग में जो भी लिखते हो वो ऊपर आपको दिखाई देते। तो आपको इधर क्या लिखना है, तो आपको इधर टाइटल में बेसिकली आपका जो भी मेन कीवर्ड है वेबसाइट का, वो कीवर्ड इसके अंदर लिखना है। बिकॉज अगर कीवर्ड ही आप नहीं लिखोगे तो वेबसाइट रैंक नहीं होगा। सपोज आपने टाइटल लिखा, तो अगर मेरा कंपनी सपोज अभी डिजिटल मार्केटिंग का है तो मैं मेरा टाइटल इस तरह से कुछ लिख सकता हूँ, ओके? बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन मुंबई, सपोज ये मैंने लिखा, टाइटल लिख दिया, बरोबर है? ओके, फिर उसके बाद टाइटल को क्लोज करना है, ठीक है? आप जैसे क्लोज करते हो वैसे, ओके। फिर उसके बाद आपको इधर लिखना है मेटा नेम। नाउ दिस इज न्यू टैग जो आप जनरली कभी एचटीएमएल में मे बी ये यूज नहीं करते हो। नाउ इधर मेटा नेम में आपको लिखना है, मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। नाउ व्हाट इज दिस, पहले तो आपको मैं समझा देता हूँ कि ये कोड हम लोग क्यों लिखते हैं, ओके? जब भी आप लोग गूगल में जाके कोई भी चीज के लिए सर्च करते हो, ओके, हम लोग जब भी गूगल में जाके कोई भी चीज के लिए सर्च करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को ये रिजल्ट्स आते हैं कुछ, ठीक है? तो अभी ये रिजल्ट भी बनते कैसे, मतलब ये ऑनलाइन होटल बुकिंग, सेव अप टू 30% ऑन चीप बजट एंड ये सब जो लिखा है, तो ये जो ब्लू कलर का है ना वो टाइटल है। मतलब जब भी आप वो कोडिंग के अंदर टाइटल में जो लिखते हो, ओके, वो चीज बेसिकली आपका जो है वो यहाँ पे आएगा। फिर दूसरी बात है बेसिकली ये जो नीचे लिखा है, ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन मतलब जो आप कोडिंग के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखोगे, तो जब भी आपका वेबसाइट सर्च में आएगा बाहर इस तरह से पेज पे, तो जो आप डिस्क्रिप्शन कोडिंग में लिखोगे वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा होगा, जो आप टाइटल कोडिंग में लिखोगे वो टाइटल आपका यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है? सो आपको डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, इन शॉर्ट तो डिस्क्रिप्शन में आपको आपके कंपनी के बारे में 3-4 लाइन लिखना है, आपके बिजनेस के बारे में 3-4 लाइन लिखना है, ओके, जो आप यूज करके आपके वेबसाइट को रैंक कर सकते हो। तो मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, ये एक टैग है, मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। और फिर लिखना है कंटेंट इज इक्वल टू, और इधर आपको जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना है वो लिख सकते हो कि आरवी टेक्नोलॉजी इज बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन मुंबई, कॉमा और full stop. We are providing digital marketing service like SEO, SMM, SEM, etc. etc. इस तरह से। तो दिस इज बेसिकली माय डिस्क्रिप्शन, ठीक है? सो जब भी कोई गूगल में जाके सर्च करेगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन मुंबई, और सर्च में मेरा अपना वेबसाइट जो आएगा, मेरा वेबसाइट आएगा, तो जो मेरा वेबसाइट आएगा ना उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा होगा और टाइटल में ये कुछ ऐसा लिखा होगा, ठीक है? सो ये हो गया आपका मेटा नेम, ओके। फिर दूसरा और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपके वेबसाइट के अंदर कीवर्ड्स तो होने ही चाहिए। सो आपको लिखना है मेटा नेम इज इक्वल टू कीवर्ड, ठीक है, एंड कंटेंट इज इक्वल टू।
अभी कीवर्ड बेसिकली वेबसाइट के ऊपर या इधर सर्च रिजल्ट में किधर भी नहीं दिखेगा, वो बैकएंड में काम करता है। मतलब यूजर जो लिखता है वो लिखेगा तो क्रॉलर ये कीवर्ड को मैच करेगा। मतलब यूजर ने जो लिखा है और हम लोग ने जो ये नोटपैड में जो कीवर्ड लिखा है वो दोनों को मैच करेगा कि ये कीवर्ड और ये कीवर्ड मैच हो रहा है ना, तो वो हिसाब से वेबसाइट को बाहर हम लोग को रिजल्ट में बता रहा है। तो आप अभी इधर कीवर्ड कितने लिख सकते हो, आपको जितने लिखने लिख सकते हो, 10, 15, 20, 25, 30 जितने कीवर्ड है लिख सकते हो। सपोज मैंने अभी एक कीवर्ड लिखा कि अभी मुझे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ऐसा करके एक लिखा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन मुंबई, ये एक कीवर्ड हो गया। कॉमा दूसरा कीवर्ड लिखने का इधर एसईओ कंपनी इन मुंबई। थर्ड लिखा सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। फोर्थ लिखा वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी। तो इस तरह से कॉमा कॉमा करके आपके जितने भी माइंड में जितने भी कीवर्ड आते हैं उतने कीवर्ड आप इसके अंदर लिख सकते हो बेसिकली। ठीक है, सो ये क्या होता है कि हम लोग ने कीवर्ड का लिस्ट बनाया वेबसाइट के लिए। ठीक है, सो मेटा नेम डिस्क्रिप्शन और मेटा नेम कीवर्ड, ये दो जो चीज है वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी आप लोग ने सब लोग ने इमेज कैसे इंसर्ट करना होता है वेबसाइट के अंदर, ठीक है, वो सीखा होगा। ठीक है, तो आपको इमेज इंसर्ट करने के लिए क्या कमांड है, इमेज स्पेस एसआरसी। ठीक है, और फिर क्या करते हो आप, वो जो वेबसाइट है उसका पाथ लिख देते हो। फॉर एग्जांपल अभी मेरा इमेज है उसका पाथ लिख देते हो। सपोज मेरा इमेज का नाम है abc.jpeg करके मैंने लिख दिया। तो इमेज के अंदर कंपलसरी ऑल्ट टैग होना जरूरी है। ऑल्ट टैग, अभी ऑल्ट टैग तो सब लोग को मालूम ही होगा क्या होता है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली। ओके, जब भी आप कोई इमेज के ऊपर कर्सर रखते हो, ओके, तो आपको उधर नाम आता है इमेज का, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑल्ट टेक्स्ट बोलते हैं। ओके, सो इधर आपको ऑल्ट टेक्स्ट लिखना है, आपको जो लिखना है इधर। प्लीज म्यूट, किसी का आवाज आ रहा है। ठीक है, तो ऑल्ट टेक्स्ट करके आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो। और जो ऑल्ट टैग है ना, उसके अंदर भी आपका क्या होना चाहिए, बेसिकली कोई ना कोई कीवर्ड होना चाहिए। ओके, तो इन शॉर्ट जब भी आप वेबसाइट बनाते हो और वेबसाइट के जितने भी पेजेस है, ओके, लास्ट टाइम मैंने आपको बेकरी का एग्जांपल दिया था इफ यू रिमेम्बर। ओके, तो मैंने आपको बोला था कि जितने भी पेज रहेंगे वो हर एक पेज के अंदर आपको क्या करना है, कीवर्ड का लिस्ट बनाना है। तो अभी ये बिस्टल बेकरी की वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट के अंदर 1 2 3 4 5 6 6 पेज है। मतलब 6 अलग अलग पेज के अंदर ये जो कोडिंग मैंने आपको लिखा है ना, वो हर एक पेज के अंदर जाके करना है। ये नॉट ओनली फॉर वन पेज, दिस इज फॉर 6 पेज। जितने पेजेस रहेंगे हर एक पेज के अंदर जाके मेटा नेम लिखना है, मेटा कीवर्ड लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, जो भी है वो आपको हर एक पेज के अंदर जाके लिखना है। सो अभी आपको ऐसा कुछ प्रैक्टिकल करके बताना नहीं है, लेकिन व्हाट इज प्रैक्टिकली जो आपको मैं सिखा रहा हूँ ऐसी, वो प्रैक्टिकली कैसे होता है वो मैंने आपको अभी बताया। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि ये मेटा नेम क्यों लिखते हैं, कीवर्ड क्यों लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन क्यों लिखते हैं, इसके लिए मैंने आपको ये करके बताया। बाकी आपको प्रैक्टिकली ये करके आपके कॉलेज के में एग्जाम में ऐसा कुछ करके बताना नहीं है। सो आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। सो ये आपका हो गया बेसिकली जो इसके अंदर लिखा था, ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट, जिसके अंदर आपका टाइटल होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन टैग होना चाहिए, डॉक टाइप टैग होना चाहिए, इमेज टैग होना चाहिए। ओके, उसके अलावा H1 कमांड होना चाहिए। H1 से लेके H6, कितने H1 से लेके H6 तक कोई भी कमांड होने चाहिए जिससे भी आपका वेबसाइट रैंक होता है। ओके, अभी H1 H2 H3 सबको मालूम है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। तो इसमें से कोई भी आप कमांड लिख सकते हो आपकी वेबसाइट के अंदर, अगर आपकी वेबसाइट को रैंक करना है तो। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का बेसिकली किस तरह से हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं वेबसाइट को, उसके बारे में हो गया ये। ओके, नाउ
ऑप्टिमाइज करने के अलावा दूसरा इसके अंदर होता है, ओके, जिसके अंदर हम लोग को क्रिएटिंग ऑफ साइट मैप फाइल और रोबोट फाइल। अभी ये पहले तो इसका टर्म मैं बताता हूँ क्या होता है, व्हाट इज साइट मैप फाइल एंड व्हाट इज रोबोट फाइल बेसिकली। ओके, सो हम लोग लास्ट जो चीज किया था उसको एक छोटा सा रिवाइज करते हैं, बिकॉज ये समझने के लिए रोबोट डॉट टी फाइल क्या होता है वो समझने के लिए हम लोग को वो जानना जरूरी है पहले कि एसईओ होता है कैसे। मैंने क्या बोला था आपको कि क्रॉलर आता है, क्रॉलर आके आपके वेबसाइट पे घूमता है, क्रॉल करता है और पूरा इंफॉर्मेशन लेके जाता है और गूगल के सर्वर में स्टोर कर देता है, ठीक है, इंडेक्स करता है। अभी सपोज आपको ऐसा है कि आपकी वेबसाइट के कुछ डेटा, कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यूजर को नहीं दिखाना है, एंड यूजर को नहीं दिखाना है, वो आपके बैकएंड पर्पस है, मतलब आपके एम्प्लॉइज के लिए जो आपके पास काम करते हैं या आपके सिर्फ स्टाफ के लिए। जैसे कि एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बैंक का एग्जांपल है, बैंक, ओके, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक है। अभी एचडीएफसी बैंक के बारे में कोई भी गूगल में सर्च करोगे ना तो आपको सब मिलेगा, मतलब लोन के बारे में वो लोग बताएंगे, क्रेडिट कार्ड के बारे में बताएंगे, अकाउंट ओपनिंग के बारे में सब बताएंगे। लेकिन जब भी बैंक, एचडीएफसी बैंक के जो स्टाफ काम करते हैं ना, वो लोग का जो लॉगिन होता है वो वेबसाइट पे से ही होता है, लेकिन वो पेज आपको कभी भी लाइफ टाइम में गूगल सर्च में नहीं आएगा कि वो लोग कहाँ से लॉग इन करते हैं, ठीक है। वाई? बिकॉज वो पेज है ना, वो लोग क्रॉलर को क्रॉल करने नहीं देते, जिससे वो पेज यूजर को कभी गूगल सर्च में आता ही नहीं है। तो हम लोग को ऐसा कुछ चाहिए कि मेरे वेबसाइट के कुछ पेजेस है जो कभी भी यूजर को दिखने नहीं चाहिए। सो इन शॉर्ट आपको क्रॉलर को क्रॉल करने नहीं देना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है मालूम है, एक फाइल बनाना पड़ता है और वो फाइल का नाम होता है रोबोट फाइल, रोबोट। तो रोबोट फाइल क्या होता है, तो दिस फाइल टेल्स सर्च इंजन which page you want to exclude from indexing। इंडेक्सिंग, एक्सक्लूड मतलब कौन सा पेज आपको इंडेक्स नहीं करना है, तो वो कहाँ, वो कौन सी फाइल से उसको मालूम पड़ेगा, रोबोट डॉट टी एक्स टी। सो फाइल का नाम क्या होता है, रोबोट डॉट टी एक्स टी, ये फाइल का नाम होता है, ठीक है। सो ये फाइल बनाना पड़ता है, ओके। और वो बनाने के बाद आपको आपके जो होस्टिंग है उसके अंदर अपलोड करना पड़ता है। अभी ये फाइल कैसे बनाना है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, बिकॉज इसमें थोड़ा कोडिंग का काम है। सिर्फ ये आपको मीनिंग इसका ये लोग ने समझाया है कि क्यों ये फाइल बनाना पड़ता है, तो वो मैंने आपको मीनिंग समझाया। अभी कौन से वेबसाइट ने रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल सबमिट किया या नहीं किया है वो कैसे मालूम पड़ता है मालूम है, वो वेबसाइट जो रहता है ना उसके नाम के पीछे ऐसा स्लैश करके लिखना पड़ता है, रोबोट डॉट टी एक्स टी। तो अगर फाइल ओपन होता है मीन्स वो वेबसाइट ने फाइल सबमिट किया है, अगर फाइल ओपन नहीं होता है मीन्स वो वेबसाइट ने फाइल सबमिट नहीं किया बेसिकली, ठीक है। सो अगर ओपन किया होगा तो इधर 2-3 लाइन का ही सिंपल एक कोड आ जाएगा। सो इट मीन्स वो वेबसाइट का रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल सबमिटेड है। अगर 404 एरर आता है, 404 एरर, पेज नॉट फाउंड, ऐसा कुछ करके आता है, तो उसका मीनिंग ये होता है कि वो वेबसाइट ने फाइल सबमिट नहीं किया। अभी देखो मैं इधर लिख के एंटर करता हूँ, ये क्या आया, 404 नॉट फाउंड, मतलब ये जो ब्रिस्टल बेकरी का कंपनी है, वेबसाइट है, इसने ये फाइल सबमिट नहीं की है। लेकिन यही हम लोग दूसरी वेबसाइट का किसी का देखते हैं, ये टी टेक्नोलॉजीज का देखते हैं, टी टेक्नोलॉजी स्लैश रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, और इसको मैंने एंटर किया, ठीक है। अभी आप अगर देखोगे इधर तो देखो कुछ 2-3 लाइन का कोड आता है, ठीक है, मीन्स ये वेबसाइट ने रोबोट फाइल सबमिट किया है। अभी ये पढ़ के तो आपको कुछ भी मालूम पड़ेगा नहीं कि इसका मीनिंग क्या होता है, ओके। सो अभी हम लोग को वो मीनिंग बेसिकली फाइंड आउट नहीं करना है, लेकिन आपको रोबोट फाइल क्यों बनाते हैं और उसको क्यों सबमिट करते हैं वो मालूम होना चाहिए। कि सपोज मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट के अंदर 10 पेज है, 10 में से 2 पेज मुझे गूगल के क्रॉलर को क्रॉल करने नहीं देना है और वो कभी भी सर्च में आने नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, रोबोट फाइल बनाऊंगा और वो 2 पेजेस है वो फाइल के अंदर सबमिट कर दूंगा, तो क्रॉलर आके वो फाइल को कभी भी इंडेक्स नहीं करेगा। सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोबोट डॉट
txt फाइल बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। और उसके अलावा और एक दो चीज बेसिकली इसके अंदर इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, विच इज बेसिकली सोशल बुक मार्किंग एंड बैकलिंक्स। बेसिकली नाउ बैकलिंक्स मैंने आपको बताया, व्हाट इज बैकलिंक्स बेसिकली, कि आप अलग अलग सोशल मीडिया पे जाते हो, अलग अलग सोशल मीडिया पे जाने के बाद आप उधर जाके इमेज सबमिट करते हो, वीडियो सबमिट करते हो, तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, हम लोग ने बैकलिंक्स क्रिएट किया है बेसिकली, ठीक है। सो किस तरह से बैकलिंक्स बनाना है बेसिकली, ओके, वो इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, लेकिन बैकलिंक्स का मीनिंग सिर्फ आपको समझना चाहिए कि जब भी, मैंने आपको लास्ट टाइम भी इधर लिख के बताया था कि जब भी आप राज कंप्यूटर्स दहीसर करके लिखते हो तो बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट आ जाती है। तो वेबसाइट क्यों आती है अलग अलग, बिकॉज वो सब जगह पे राज कंप्यूटर्स दहीसर का प्रेजेंस है, मतलब कहाँ ना कहाँ पे उधर राज कंप्यूटर्स दहीसर का पोस्ट होगा, इमेज सबमिट किया होगा, वीडियो सबमिट किया होगा, इसके लिए वो इतने सारे लिंक्स आते हैं। सो बैकलिंक्स क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है अगर आप आपके वेबसाइट का एसईओ करते हो तो, ठीक है। 3 मिनट बाकी है, सो आई विल स्टॉप द मीटिंग हियर, बिकॉज मुझे लास्ट जो 2 पॉइंट, एक सोशल बुक मार्किंग बाकी है और कुछ लास्ट में कुछ पॉइंट्स बाकी है, वही सिखाना बाकी है, बाद में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो विल रिजॉइन अगेन, बिकॉज मुझे ये टॉपिक जो सोशल बुक मार्किंग का है वो आपको स्टार्टिंग से प्रॉपरली समझाना है इसके लिए, ठीक है। Okay, सो sir. आई स्टॉप द मीटिंग हियर, प्लीज ज्वाइन अगेन। Okay, sir.